हेलो प्यारे बच्चों, नीट महारिविजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रेणु सिंह आपकी आरएनएस में फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ, उसी वादे के साथ जैसा कि हमने वादा किया था। आपको क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर का रिवीजन कराएंगे विद इन आवर, राइट। तो बच्चों, क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोग अब रिवीजन कराने वाले हैं, और इसमें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इकोलॉजी, और इसका सेकेंड चैप्टर है इकोसिस्टम। चलिए बच्चों, देर ना करते हुए फटाफट रिवीजन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है बेटा, पिरामिड ऑफ बायोमास लिया जा रहा है, इधर एनर्जी का लिया जा रहा है, ठीक। तो पिरामिड ऑफ बायोमास एंड एनर्जी इन ओशन फॉर अ टिपिकल फूड चेन वुड बी। बच्चों, हम लोगों को पता होना चाहिए कि बायोमास का जो पिरामिड होता है वो अपराइट होता है, बट एक्सेप्शनली अगर मैं पॉन्ड में या किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखूं तो वहां पर वो क्या होगा, इन्वर्टेड। तो इसका रीजन क्या है, जबकि एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो भाई चलो, बायोमास है अगर, क्योंकि और दूसरा मैंने ओशन की बात करी है, तो बायोमास ओशन में अगर देखा जाए तो इन्वर्टेड होगा, लेकिन एनर्जी का पिरामिड बेटा अपराइट होता है। तो करेक्ट आंसर तो बी होगा। रीजन क्या है मैं ये बताती हूँ आपको। कुछ पॉइंट्स बहुत ध्यान से याद रखने जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। लाइक द फर्स्ट वन, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। बच्चों, बायोमास का पिरामिड जो है, इसमें आपको 2 पॉइंट देने हैं। एक तो आप लिखोगे यूजुअली, यूजुअली अपराइट, यदि सीधा होता है, ठीक। यूजुअली अपराइट का मतलब होता है यूजुअली सीधा है, कि मतलब प्रोड्यूसर की एनर्जी सबसे ज्यादा है, देन उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी, और एकदम कम होता जाएगा बायोमास के लेवल पे भी। तो यूजुअली अपराइट है। लेकिन एक एक्सेप्शन बच्चों हम लोगों को यहाँ लिखना है। एक्सेप्शन क्या है? एक एक्सेप्शन यहाँ पे आपको लिखना है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इन एक्वेटिक, इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। बेटा, कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम लोगे, वहां पिरामिड ऑफ बायोमास लोगे तो वो इन्वर्टेड होता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं बच्चों, शॉर्टर लाइफ स्पैन के कारण यहाँ पे इसका बायोमास कम होता है, क्योंकि बायोमास हम लोग फिक्स टाइम पे लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक छोटा सा एरिया हमने कवर किया, लाइक पॉन्ड कवर किया। अब पॉन्ड को मैंने देखा कि इतने से इतने टाइम के बीच में इसका बायोमास देखना है। तो अब आप देखो ना कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है कम होने के कारण बेटा एक पर्टिकुलर टाइम में उसका बायोमास क्या होगा, कम होगा। इसलिए अगर प्रोड्यूसर का बायोमास कम होने लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्टिविटी उसकी कम है, उसकी एनुअल प्रोडक्टिविटी हायर होती है। क्लियर है। इसलिए इतने बड़े बायोमास को वो जो है रिटेन कर पाता है। तो इन्वर्टेड अगर है किसी भी इकोसिस्टम में, अगर वो इन्वर्टेड है बच्चों, तो इन्वर्टेड होने का रीजन क्या है? इन्वर्टेड होने का रीजन है, आप इस तरह से लिखेंगे कि इन्वर्टेड क्यों है, आपको बताना है बायोमास, बायोमास is taken in a particular time duration, in a particular time duration, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में लिया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, और हमें दूसरी बात ये पता है इसका रीजन, कि एक तो रीजन ये हो गया, और सेकंड रीजन क्या है बच्चों? सेकंड रीजन इसका होता है कि आपको ये बताना है कि जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जनरली डायटम्स, उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, ठीक। तो शॉर्ट होने की वजह से बायोमास कम आया। इसलिए आपको बताना है इसका पिरामिड बायोमास के लेवल पे, केवल इकोसिस्टम अगर एक्वाटिक है तो इन्वर्टेड होगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स, phytoplanktons life span shorter, life span is shorter, ये शॉर्ट है बेटा। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि इसका जो पिरामिड होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। जबकि मैं एनर्जी की बात करूं बच्चों, तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। क्यों? एनर्जी के सेंस में अगर हम लोग बात कर ले तो एनर्जी की बात करो, देखो जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ एनर्जी, ठीक है, या मैं यूं कह दूं पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का बच्चों जो पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं नीट में। एक तो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ऑलवेज अपराइट है, ठीक है, ऑलवेज अपराइट, उसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बच्चों ये है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट क्यों है? ओनली 10% एनर्जी, ओनली 10% एनर्जी is transferred to next trophic level, energy
इज ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर टू नेक्स्ट, मतलब दूसरे को बच्चों जो एनर्जी ट्रांसफर होगी नेक्स्ट से। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर है, मान लो प्रोड्यूसर के पास कुछ एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर पे कंज्यूम करने वाले बच्चों वहां क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। उनके पास केवल एक प्रोड्यूसर का 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा बच्चों, और कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, हीट के फॉर्म में लूज हो जाती है, और उससे भी अगर सेकेंडरी कंज्यूमर लोग 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब एनर्जी हमेशा कम होती जा रही है। इसका जो पिरामिड बनेगा वो क्या होगा, अपराइट होगा। क्लियर? तो बच्चों अगर मैं इसका जो है एक एग्जाम्पल दो, लाइक ये एनर्जी पिरामिड है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, एनर्जी का पिरामिड है। और एनर्जी के पिरामिड में बच्चों अगर आप देखेंगे, मान लीजिए मैं थोड़ा डिफरेंट लेवल्स बता दूं इसमें एनर्जी के बेसिस पर, राइट? तो एनर्जी के बेसिस पे आप देखिएगा यहाँ पर, मान लो यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो 10,000 का 10% क्या हो गया, 100 किलो कैलोरी एनर्जी हो गई। यहाँ पे आ जाओगे 10 किलो कैलोरी है, और ये हो जाएगा 1 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है हम लोगों ने किलो कैलोरी मिली है। सबसे पहले 10,000 था, 10,000 के बाद बेटा ये 1000 बचा, और 1000 के बाद ये 100 रह गया, और ये केवल क्या रह गया, 10। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो ये एनर्जी है बच्चों, ये एनर्जी केवल 10% ही ट्रांसफर हो रही है, इसलिए एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो इसमें कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है बच्चों, हम लोग को ये ऑब्जर्व करना है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ओशन इज जनरली अपराइट। आपको बताया गया है पिरामिड ऑफ नंबर, मैंने कहा था पिरामिड ऑफ नंबर इज यूजुअली अपराइट एक्सेप्ट ट्री इकोसिस्टम। केवल ट्री का लोगे ना तो ट्री का नंबर 1 होता है, लेकिन उसमें प्रेजेंट बर्ड्स बहुत ज्यादा है, और हर एक बर्ड पे बहुत ज्यादा नंबर में बच्चों पैरासाइट है, क्योंकि हम नंबर का पिरामिड ले रहे हैं, इससे अपराइट है। क्लियर? लेकिन ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड जो होता है बच्चों इन्वर्टेड होता है, या फिर आप कहेंगे ये कैसा होगा, कॉनिकल शेप। कैसा होगा कॉनिकल, वो हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है बच्चों, हमें ये बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर इन ओशन इज जनरली अपराइट, बिल्कुल सही है। पिरामिड ऑफ नंबर फॉर अ ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। ठीक है, बिल्कुल सही है, ट्री इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होगा। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डेट्राइटस फूड चेन। तीनों स्टेटमेंट बच्चों आपके एनसीईआरटी के हैं। Humus is highly resistant to microbial action and undergo decomposition at an extremely slow rate. This statement is also correct. So all the 4 statements are correct. चलिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं कैसे करेक्ट है बच्चों। पिरामिड ऑफ नंबर इन ओशन इज जनरली अपराइट, बिल्कुल सही है। अगर हम ओशन में पिरामिड किसका ले रहे हैं बच्चों, नंबर का ले रहे हैं, तो नंबर के बेसिस पे अगर आप लोग देखोगे, तो ये मैं मान लो इसके लिए बता रही हूँ, ये ऐसा है, तो पिरामिड ऑफ नंबर ले लो, ये लो पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, जू प्लैंक्टन्स हो गए, फिश हो गई। लेकिन अगर मैं पिरामिड ऑफ नंबर फॉर अ ट्री इकोसिस्टम कहूँ, तो बच्चों वो बिल्कुल इन्वर्टेड बनेगा। कैसा इन्वर्टेड बनेगा, आप देखिए ऐसा बनेगा, या तो इस तरह का हो जाएगा ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड, ये वाला, ये हो गया ऐसा, और या फिर बच्चों वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये स्पिंडल शेप बन जाता है। स्पिंडल शेप भी होता है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बताती हूँ इसमें एग्जाम्पल आप क्या रखेंगे कि इस तरह का ये जो है स्पिंडल शेप बनेगा। पहली बात इनकी कर लेते हैं, चलिए हम लोग देखिए। सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात कर रही हूँ इसकी, तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर इन ओशन की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स एटलीस्ट नंबर में तो ज्यादा है ना, तो फाइटोप्लैंक्टन्स मेन प्रोड्यूसर ही यही है, फाइटोप्लैंक्टन्स। बच्चों फाइटोप्लैंक्टन सबसे नीचे की साइड में है, प्रोड्यूसर है, इनका नंबर हमेशा ज्यादा है, क्योंकि हमें नंबर देखना है यहाँ पर, राइट? दूसरा क्या है, दूसरा बच्चों जू प्लैंक्टन है। जू प्लैंक्टन ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लोट करते हैं सरफेस पे, जू प्लैंक्टन। और उसके बाद आप रख सकते हो फिश, इसके बाद बच्चों फिश आ जाएगी, तो फिश का नंबर जू प्लैंक्टन से कम होगा, और जू प्लैंक्टन का नंबर हमेशा फाइटोप्लैंक्टन से कम होगा, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज हायर इन नंबर इन दिस नेचर, चाहे वो पॉन्ड हो, एक्वाटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, कैसे भी हो बच्चों। चलिए नेक्स्ट इधर देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर, ये भी नंबर का पिरामिड है फॉर अ ट्री इकोसिस्टम। खास बात ये कि ट्री का है, यहाँ तो ओशन का था, लेकिन यहाँ ट्री का है बच्चों, तो ठीक है ट्री को लेते हैं। ये ट्री का हो गया, यहाँ पे आप देखिए ऐसे, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्री,
ठीक है, ये हो गया ट्री। यहाँ भी ये ट्री है, बिल्कुल सही। अब ट्री के ऊपर बच्चों बहुत सारी बर्ड्स हैं, राइट? तो यहाँ पे लिख दिया बर्ड्स। क्लियर? अब बर्ड्स में जो है इस पे मान लीजिए मैंने पैरासाइट का बना दिया, ये पैरासाइट है, ये पैरासाइट है बच्चों। तो ये पैरासाइट हो गया। अब आप देखो एक ट्री पर बहुत सारी बर्ड्स हो सकती हैं, राइट? और बच्चों हर बर्ड के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट हो सकते हैं। एक एक बर्ड के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट नंबर में हो सकते हैं। इसे नंबर वाइज देखा गया तो ट्री का इन्वर्टेड आ गया। अब सेकंड एग्जांपल मैं लूं, यहाँ ट्री है, ठीक है, ट्री है। सेकंड क्या हो सकता है बच्चों? मान लो मैंने सेकंड जो है यहाँ पे बर्ड्स रख दिया, ठीक है, ये बर्ड्स हो गई। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैंने हॉक्स को रख दिया। चलो यहाँ से हटाती हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। हॉक्स को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हॉक्स है, हॉक्स है, काइट है, वल्चर है, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हॉक्स, काइट्स या वल्चर हो सकते हैं जो नंबर में कम है। बर्ड्स एटलीस्ट नंबर में कम है, और बर्ड्स जो है एक ट्री पे बहुत सारी हैं, तो स्पिंडल शेप होगा। बच्चों ये पॉइंट पूरा आया हुआ है कि आपसे जब भी पूछा गया है ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा होगा, देन यू हैव टू से दैट इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप, कोई भी इनमें से हो सकता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, in terrestrial ecosystem a much larger fraction of energy flows through detritus food chain। बिल्कुल सही है, डायरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। भाई देखो डेट्राइटस है, डेट्राइटस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं बच्चों, उन्हें डेट्राइटस बोलते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू बहुत ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्लियर है? बहुत ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर। और डेट्राइटस फूड चेन, एक स्टेटमेंट मेरा ध्यान से सुनना, detritus food chain act as conduit for energy transfer in terrestrial ecosystem। राइट? टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर कहीं से एनर्जी आ रही है तो इसके लिए मेन सोर्स क्या है? डेट्राइटस फूड चेन। और बच्चों अगर यहाँ पर एक्वेटिक फूड चेन में कहीं से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो आपको बताना है वो ग्रेजिंग फूड चेन है। यानी ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है डेट्राइटस फूड चेन से, और ग्रेजिंग फूड चेन से एनर्जी जो ट्रांसफर हुई बच्चों वो एक्वेटिक फूड चेन में है। राइट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ये बच्चों ह्यूमस की बात कर रहा है। तो ह्यूमस जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, क्योंकि मीडियम क्या हो जाता है? स्लाइट एसिडिक हो जाता है, ये स्लाइट एसिडिक हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो होते हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ डिकम्पोज हो चुके होते हैं, तो अब वहां पर जो सब्सटेंस है वो भी कम रहेगा और डिकम्पोजिशन रेट भी फास्ट हो गया। और खास रीजन जो रहा उसका वो एसिडिक है, स्लाइट एसिडिक की नेचर हो जाती है सॉइल, इससे माइक्रोबियल एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई ये ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर? चलो बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको आप कह रहे हो? देन प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टर्शरी कंज्यूमर क्या है? बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहाँ पर ऑप्शन से चेक करना है। राइट? चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर मैंने प्राइमरी प्रोड्यूसर में बच्चों ग्रास रख दिया, बिल्कुल सही, हम ग्रास रख सकते हैं। तो ग्रास को खाने वाले वोल्फ तो हो नहीं सकते, ऑब्वियसली यहाँ रैबिट दिया हुआ है और रैबिट को वोल्फ खा सकता है। पहला ऑप्शन अभी हम लोग देखते हैं, वोल्फ खा सकता है एंड वोल्फ को लाया। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट निकल रहा है, क्योंकि एक ही जगह हमने क्या रखा है, यहाँ पर ग्रासेस है बच्चों, ग्रासेस। ठीक, बिल्कुल सही है। रैबिट हो गया, रैबिट को खाने वाला क्या होता है? ऑब्वियसली वोल्फ, ये वोल्फ हो गया बच्चों। और टर्शरी कंज्यूमर वोल्फ को खाने वाला लायन है। ठीक है, तो लाइन हो गया। अब क्या हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं? ट्रीज, मान लो प्राइमरी प्रोड्यूसर बच्चों ट्रीज हैं, तो ट्रीज पे रैबिट कैसे फीड करेगा? ट्रीज तो हाइट पे ज्यादा है, रैबिट फीड कर ही नहीं सकता है, इससे रॉन्ग। सेकंड देखो, फाइटोप्लैंक्टन बच्चों, फाइटोप्लैंक्टन को पानी में जम करके रैबिट खाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को रैबिट कैसे खा सकता है? रैबिट तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, और जो फाइटोप्लैंक्टन है वो वाटर में फ्लोट करने वाले बच्चों प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फिश फिश की स्टोरी तो बड़ी दूर हो गई। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ वाला ऑप्शन। ओके, ग्रासेस अगर है, ग्रासेस की जगह बच्चों हम लोग वोल्फ रख देंगे तो वोल्फ को रैबिट खा नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। यानी आपको सीक्वेंस में ये भी देखना है कि अगर आपने जो है कैट लिख दिया, तो कैट अगर सिटीज में है तो उसको फॉक्स कैसे खा सकती है? वाइल्ड कैट लिखना जरूरी है। ट्री पे फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म ट्री वाला होना चाहिए, नहीं कि ट्री आपने लिख दिया और पता चला छोटे छोटे एनिमल्स है और वो खा रहे हैं, उस पर फीड कर रहे हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस भी बच्चों फाइंड करना है। राइट? तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यस बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एन इकोसिस्टम इज। बच्चों आप बोलो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब फूड की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में। तो जब भी फूड की एनर्जी फूड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी, तो ये प्रोडक्टिविटी क्या है बच्चों? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, इसको चेक करो। यस, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी टोटल आपको क्या है, जैसे स्टेटमेंट हम लोग को दिया गया है, इस स्टेटमेंट के बेसिस में मैं बताना चाहती हूँ बच्चों, आपको ध्यान से मेरी बात सुनना। एक मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रोड्यूसर्स के थ्रू टोटल फोटोसिंथेसिस, सब लोग ध्यान से सुनना। प्रोड्यूसर के थ्रू टोटल फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर के थ्रू टोटल फोटोसिंथेसिस जो हो रही है ना, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब प्रोड्यूसर ने जितना टोटल फूड बनाया वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। यानी उसने क्या करा, यहाँ पर सोलर एनर्जी को ट्रैप किया, या सनलाइट है, इस एनर्जी को ट्रैप किया, और इस एनर्जी को ट्रैप करके इसने क्या करा, ये फोटोसिंथेसिस कर दी, और ये बन गया शुगर। क्लियर? जितना टोटल फूड बना उसको तो हमने कह दिया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब इन्हीं प्रोड्यूसर्स में बच्चों जो स्टोर्ड फूड स्टोर्ड फूड का मतलब होता है जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बच्चों, इसमें से रेस्पिरेशन के थ्रू जो प्लांट ने यूज किया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो फूड बना हुआ है टोटल में से प्लांट ने रेस्पिरेशन के थ्रू अपने लिए यूज कर लिया। अब जो एनर्जी बची इसको कहते हैं यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज एट द प्रोड्यूसर लेवल और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज एट द कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर में जो फूड बन रहा है नेक्स्ट कंज्यूमर के लिए, उसको तो आप कह दोगे यहाँ पर क्या है, ये बच्चों सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और प्लांट ने जितना टोटल फूड बनाया उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब टोटल फूड जो प्लांट में बना उसको तो हम कह देते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और अपने लिए यूज करने के बाद जो स्टोर फूड प्लांट के अंदर है बच्चों, उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। अगर मैंने कहा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो आपको लिखना है फूड। 3 पॉइंट्स बस आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बच्चों कई बार आए हुए हैं, प्योरली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है आपका। फूड एट कंज्यूमर लेवल, अगर कंज्यूमर लेवल पे अगर बेटा फूड देखोगे कंज्यूमर लेवल, तो इसको हम कह देते हैं यहाँ पर ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? एक गिवन टाइम में कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है उसे कहते हैं प्रोडक्टिव, कितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर एनिमल्स में देखोगे तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्लांट्स में देखोगे तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। तो करेक्ट आंसर इज क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हमने कहा रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एन इकोसिस्टम, मतलब सीधे सीधे फूड बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इससे ग्रॉस है। फाइन, चलिए बच्चों नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यस यहाँ पे जल्दी से चेक करते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन। ओके बच्चों देखो पहले एक बार चेक कर लिया करो दिया क्या क्या है, क्योंकि हो सकता है एक ही मैचिंग दो से हो रही हो। लेक्स, एक्वेरियम, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड, ठीक है। इधर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके अब यहाँ पे वॉच करो, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, इधर फोर्थ है, और इधर जो है सेकंड थर्ड, यानी हम इसमें से रैंडमली कोई पिक करना है। मान लो क्रॉपलैंड है बच्चों, तो क्रॉपलैंड क्या है? यहाँ पर क्रॉपलैंड है आर्टिफिशियल एक्वाटिक इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल। क्रॉपलैंड क्या है? आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। भाई क्रॉपलैंड है टेरेस्ट्रियल ही से, और आर्टिफिशियल ह्यूमंस के थ्रू डेवलप किया गया है, इससे इसको कह सकते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जल्दी से चेक करिए सी का फोर्थ कहाँ दिया हुआ है, ये दो ऑप्शन में, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन ये बनते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ग्रासलैंड है। अब ग्रासलैंड को आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रह गया। तो ग्रासलैंड, डी का आंसर बच्चों क्या हो गया? फर्स्ट। तो डी का आंसर फर्स्ट है, यानी मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा बी होगा। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। लेक्स एक्वाटिक इकोसिस्टम है बच्चों, और जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम यहाँ पर एक्वाटिक इकोसिस्टम तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, क्योंकि एक्वेरियम वो है जिसको हम ग्लास पैनल से कवर करके उसमें फिश को रखते हैं,
ठीक है, कुछ वेजिटेशन डाल देते हैं, पूरा एनवायरनमेंट उसका मेंटेन करते हैं। तो एक्वाटिक तो है, लेकिन एक्वाटिक के साथ-साथ बच्चों क्या है, ये आर्टिफिशियल भी है, राइट? तो आपको ऐसे कुछ इकोसिस्टम के बारे में बच्चों पढ़ना है। पहले चेक करिए फटाफट, ए का सेकंड हो गया, बिल्कुल सही है। बी का थर्ड बिल्कुल सही है बच्चों, सी का फोर्थ ये भी सही है, एंड डी का फर्स्ट बिल्कुल सही है। इससे करेक्ट आंसर जो अपने पास बनता है बच्चों वो बनेगा बी फिफ्थ का, राइट? अब इसमें से जो इकोसिस्टम की बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, इकोसिस्टम जो है ये आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। आर्टिफिशियल क्या है, जिसको ह्यूमंस के थ्रू डेवलप किया गया, जैसे एक्वेरियम हो सकता है, बोटानिकल गार्डन हो सकता है, जू हो सकता है, एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है ना? इसके अलावा एरोप्लेन हो गया, उसके अंदर का एनवायरनमेंट आप मेंटेन कर रहे हो, आपका किचन है, आपका जो है खुद का क्लासरूम है, सब आर्टिफिशियल है लेकिन टेरेस्ट्रियल है। और जब वाटर में देखोगे इसको एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल तो आपने देख लिया, सब मैन मेड, इससे आर्टिफिशियल कहते हैं। और नेचुरल क्या है, जैसे ग्रासलैंड्स हो गए या डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा नेचुरल में बच्चों। इसी तरह एक्वाटिक में जो आर्टिफिशियल क्या होता है, जैसे एक्वेरियम हो गया बच्चों, कई बार लेक भी जो है आर्टिफिशियल बनाई जाती है, वो हो सकता है। इस तरह आर्टिफिशियल हो सकता है, राइट? स्विमिंग पूल हो सकता है, आर्टिफिशियल है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे बी। नेक्स्ट आइए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन पॉन्ड इकोसिस्टम विच इज आर करेक्ट, आपको बच्चों फाइंड करना है करेक्ट। आपको यहाँ अंडरलाइन जरूर करिए, आपको क्वेश्चन करने का भी तरीका आप सीख रहे हैं बच्चों। यहाँ क्वेश्चन करने का तरीका भी सीख रहे हैं, कैसे फास्ट कर सकते हैं। इन पॉन्ड इकोसिस्टम विच आर करेक्ट, autotrophic components include phytoplankton, some algae, floating submerged and marginal plant। बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ऑटोट्रॉफ्स में हम किसको रख सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, मेनली डाइएटम्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है। कुछ एल्गी हो सकती है, जैसे ग्रीन एल्गी है, जब तक तो वो पैरासाइट ना हो तब तक सारी एल्गी हो सकती है बच्चों। फ्लोटिंग सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड का मतलब फ्री फ्लोटिंग है, सबमर्ज है, जैसे हाइड्रिला, ठीक। और मार्जिनल प्लांट जो कि मार्जिन पे प्रेजेंट है साइड में, ये सारे आ सकते हैं। तो क्लियर है बिल्कुल। सेकेंड है द कंज्यूमर्स आर, कंज्यूमर क्या हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन ऐसे एनिमल जो वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं बेटा। द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, फ्रीली स्विमिंग भी कर रहे हो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, फिश वगैरह हो गई। और बॉटम ड्वेलिंग जो एकदम बॉटम में रह रहे हो बच्चे, डिकम्पोजर्स हो गए या कीमोटोट्रॉफ्स हो गए, ये सब के सब जो है, ये कीमोटोट्रॉफ को छोड़ दीजिए, डिकम्पोजर वगैरह सब कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर्स में आते हैं। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। थर्ड है बच्चों, डिकम्पोजर्स आता फंगाई एंड बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स फंगाई और बैक्टीरिया है, ये भी सही है स्टेटमेंट, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर 6 का बच्चों हो जाएगा डी, डायरेक्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन द केस ऑफ, मैंने अभी आपको बताया था कि किस केस में नंबर का पिरामिड इन्वर्टेड होगा बच्चों। तो जल्दी से यहाँ पे चेक करो ऑप्शन क्या क्या है। पॉन्ड इकोसिस्टम, नो। वन ट्री इकोसिस्टम, यस। लेक इकोसिस्टम, नो। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, क्योंकि ट्री का इकोसिस्टम आप बनाते हैं बच्चों, तो ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड कैसे हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, इसको ध्यान से आप सुन लीजिए। ये बच्चों, इसमें देखो यहाँ पे तो बन गया ट्री, ठीक, यहाँ पे बन गई बर्ड सेकंड में। तो आप इस तरह से डेवलप, इसको जल्दी से चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे देखो ट्री, ये हो गया ट्री। एक ट्री पे प्रेजेंट जो है बच्चों बर्ड्स बहुत सारी होती हैं, तो एक ट्री पे प्रेजेंट जो बर्ड्स हैं वो मान लो आपने इधर बर्ड्स को दिखा दिया, ये बर्ड्स हो गई। और बर्ड्स पे प्रेजेंट पैरासाइट्स बहुत सारे हैं, पैरासाइट्स, इसका मतलब ये इन्वर्टेड हो सकता है, ठीक है, ये इन्वर्टेड हो सकता है बच्चों, पैरासाइट्स हैं। इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। Okay, move to next question. Question number 8. Which nutrient are most likely of limits primary production in terrestrial ecosystem? Okay. बच्चों यहाँ आपको बताना है which nutrient of most likely of limits the primary production। आपको पता है जनरली जो प्लांट्स को डेफिशिएंसी होती है वो नाइट्रोजन की होती है। इससे कई सारे माइक्रोब्स होते हैं बच्चों जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट प्लांट इसको इजीली एब्जॉर्ब कर ले। तो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस चलता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स व्हाट, conversion of atmospheric nitrogen into ammonia. Since plant cannot absorb the nitrogen in the form of ammonia, that's why this ammonia is converted into nitrate in usable form of plants with the help of some bacteria like Nitrosomonas, Nitrobacter, ये सारे बैक्टीरिया है, इनके प्रेजेंस में होगा। तो बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन मोस्टली
जो भी बायोमोल है उनका कंपोनेंट है, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन्स है, इन सब का मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा मेम्ब्रेन है, वॉल है, सब जगह तो नाइट्रोजन है। इससे नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट और जनरली हायर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, इसलिए जनरली ये सॉइल में डिफिशिएंट होती है। तो अगर नाइट्रोजन डिफिशिएंट है बच्चों, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो लिमिट हो सकता है, वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता, राइट। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन अ स्टेबल टेरेस्ट्रियल फूड चेन, in a stable terrestrial food chain, which of the following statement is correct? ओके बच्चों, आपको एक स्टेबल टेरेस्ट्रियल फूड चेन को इमेजिन करना है और उसमें उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, वो हमें देखना है। चलिए चलिए इसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल मास ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, total mass or total biomass of primary producer will be less than the mass of any other trophic level। wrong है बेटा, ये लेस देन नहीं होगा, मोर देन होना चाहिए, ये गलत है, इसमें रॉन्ग है। लेस देन नहीं होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर का बायोमास, प्रोड्यूसर का नंबर सब ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, we have to find a correct statement। okay, now the next statement B, tertiary consumers consume secondary consumer which is turn consume primary consumer। ये बिल्कुल सही है बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी इसने ये बोला है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर है। ठीक, इस प्रोड्यूसर को से फूड लेने वाला जो है, प्रोड्यूसर से फूड लेने वाला कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, राइट। और प्राइमरी कंज्यूमर से जो फूड लेगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और ऐसे ही इससे जो फूड लेगा बच्चों, ये होगा टर्शरी कंज्यूमर। अब आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कोई भी हो सकते हैं, प्लांट है सारे, कोई भी है। प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट है, रैट है, ग्रास हॉपर है, ये सब हो सकते हैं। और इनको फूड लेने वाला इनसे फॉक्स है, वोल्फ है, फिश है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे फ्रॉग भी हो सकता है, ये हो सकते हैं बच्चों। और थर्ड लेवल पे जो आता है वो टॉप कंज्यूमर आते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑल टर्शरी कंज्यूमर आर मैमल्स। ये जरूरी नहीं है कि सारे टर्शरी कंज्यूमर मैमल्स हो बेटा, टर्शरी कंज्यूमर तो बर्ड भी हो सकती है, यानी पिकॉक है वो टर्शरी कंज्यूमर है, पिकॉक है ना। तो इस तरह से वल्चर है वो हो सकते हैं कि भाई प्लांट है, प्लांट को खाया काऊ ने और काऊ डेड हो गई तो उसको खाने वाला वल्चर हो गया, टॉप कंज्यूमर है। तो केवल मैमल्स नहीं, कोई भी हो सकते हैं। डिकम्पोजर्स डू नॉट एग्जिस्ट। बच्चों डिकम्पोजर नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। डू नॉट नहीं आना चाहिए था, एग्जिस्ट करता है वो। इससे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। yes, the components of the ecosystem are seen to function as unit when we consider the following aspects। okay, यहाँ बेटा आपको इकोसिस्टम आर सीन द फंक्शन बताना है, फंक्शन लेवल बताना है। कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज यूनिट व्हेन वी कंसीडर फॉलोइंग, यानी आपको फंक्शनल एस्पेक्ट बताना है। और फंक्शनल एस्पेक्ट मैंने क्या बोला था, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। ये चारों के चारों फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं बच्चों। इससे आंसर जो करेक्ट इसमें आएगा वो आ जाएगा ऑल। क्यों आ जाएगा ऑल, इसलिए ऑल आएगा बच्चों कि फंक्शनल एस्पेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्टिविटी, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड एनर्जी फ्लो, और फोर्थ पढ़ा था बच्चों न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये सब फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई फूड कितना बना रहा है ये उसका फंक्शन है, कोई किस रेट पे डिकम्पोज कर रहा है मटेरियल को, ये भी इसका फंक्शन है। न्यूट्रिएंट का साइक्लिक प्रोसेस में न्यूट्रिएंट मूव कर रहा है, ये भी एक फंक्शन है। एनर्जी का फ्लो हो रहा है प्रोड्यूसर से प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी कंज्यूमर में, ये भी एक वर्क है, ये फंक्शन है। इससे सारे फंक्शनल एस्पेक्ट्स को देखना है। अगर मैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात कर दी तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बच्चों हम लोग स्पीशीज लेवल पे डिफाइन करते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप बता सकते हो स्ट्रैटिफिकेशन उसका एक कैरेक्टर है, स्टैंडिंग ड्रॉप है, स्टैंडिंग स्ट्रेट है, मतलब जैसे स्ट्रक्चर विजिबल हो रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही आपको बताना। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फूड वेब एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। बच्चों एक बात याद रखो, जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा। कैसे होगा इसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वेजिटेशन है, ठीक है, ये कोई वेजिटेशन है। अब इस वेजिटेशन को इस पे फीड करने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं,
जैसे मान लीजिए मैंने कहा इसको खाने वाला ग्रास हॉपर भी हो सकता है, ग्रास हॉपर, ठीक है। अब इस पे फीड करने वाला बेटा रैबिट भी हो सकता है। आप इस पे कह सकते हो फीड करने वाले डिफरेंट मैमल्स भी होते हैं, या इस पे जो है आप डियर लिख दो, ठीक है, ये डियर हो गया। या इस पे फीड करने वाला जो है दूसरा कोई भी हो सकता है बच्चों, रैट मान लो, रैट हो गया। अब रैट को खाने वाला क्या है, वाइल्ड कैट की बात कर ले हम लोग, वाइल्ड कैट, ये है वाइल्ड कैट, ये खाती है रैट को। नॉर्मल कैट भी खा सकती है, लेकिन मुझे लिंक करना है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। वाइल्ड कैट, वाइल्ड कैट को खाने वाला बच्चों फॉक्स हो गया, और फॉक्स को सीधे जो है लायन या टाइगर खा सकते हैं, या वल्चर हो सकते हैं, राइट। अब अगर मैं ये बोलूँ कि डियर है, तो डियर को खाने वाला कौन होगा बच्चों, ऑब्वियसली वोल्फ होगा, और वोल्फ को खाने वाला जो है सीधे लायन या टाइगर है। ओके, नेक्स्ट रैबिट, बच्चों रैबिट पे भी जो है फॉक्स है, थोड़ा सा इसको और लंबा कर दो, वोल्फ हो गया, और वोल्फ के बाद सीधे आ गया लायन या टाइगर, ठीक, ये हो गया। ग्रास हॉपर है बच्चों, ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन होता है, ऑब्वियसली फ्रॉग, और फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला जो है वो आ गया यहाँ पिकॉक, ठीक है, पिकॉक। अब आप सोचो, नेचर में अगर ऐसा फूड चेन होता, बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, नेचर में अगर फूड चेन इस तरीके की होती, इस तरीके की फूड चेन होती, अब मान लो यहाँ ग्रास हॉपर डेड हो जाता, तो फ्रॉग को तो फूड ही नहीं मिला। मान लो अगर ग्रास हॉपर डेड हो जाता तो फ्रॉग को फूड ही नहीं मिला, फ्रॉग भी डेड हो गया तो स्नेक भी डेड हो जाएगा, फिर पिकॉक भी डेड हो जाएगा। इस तरह से सारी स्पीशीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं बच्चों लिंक है, और इस तरह से ये इकोसिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता था, पूरी पूरी चेन खत्म हो जाती। आप देखो वोल्फ है, वोल्फ जो है डियर को खा रहा है, वोल्फ जो है रैबिट को भी खा सकता है। अगर इसका ऑल्टरनेट फूड नहीं होता, मान लो डियर डेड हो गया तो वोल्फ डेड हो गया, लायन डेड हो गया, यानी फूड चेन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। और बच्चों फूड वेब को देखो, जैसे रैबिट है, अब रैबिट को मैं ये नहीं कह रही कि फॉक्सी खाइए, रैबिट को हो सकता है वोल्फ खा ले ऐसे, है ना, रैबिट को वोल्फ खा सकता है। या मैं ऐसे बोलूं कि ये डियर है, डियर को वोल्फ ना खाए, चलो ठीक है, डियर को सीधे जो है किसने खा लिया, लायन ने खा लिया, ये भी तो हो सकता था, हो सकता था लायन जो है वो फॉक्स को खा ले सीधे। या ऐसा भी हो सकता है बच्चों की जो ये फ्रॉग है, फ्रॉग है देन स्नेक आ गया, देन पिकॉक आ गया, पिकॉक को जो है सीधे ये लायन खा ले। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फूड वेब बन जाता है बच्चों, और जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। रीजन क्या होता है, रीजन होगा ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट फूड, ड्यू टू अवेलेबिलिटी, बस बताना मैं ये चाहती हूँ कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट फूड, ऑल्टरनेट फूड जब तक अवेलेबल है तब तक इकोसिस्टम क्या होगा, बहुत स्टेबल होगा बच्चों। ऑल्टरनेट फूड जब तक इकोसिस्टम जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, तब तक यहाँ पर जो है ऑल्टरनेट फूड के फॉर्म में अवेलेबल है, तभी वहां पर इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स फूड वेब होना चाहिए। तो जल्दी से चेक करो, सिंपलर द वेब, यही रॉन्ग हो गया, सिंपलर वेब हो ही नहीं सकता। Higher the complicated या complication of web, higher the stability of ecosystem, this statement will be correct. So your correct answer is B, right? More the webs, higher the stability of the system, more web की जरूरत नहीं है, जो भी वेब है बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ताकि ऑल्टरनेट उसको फूड मिलता रहे। बहुत सारे वेब हो जाएंगे, एक वेब खत्म, दूसरा उस पर डिपेंडेंट खत्म, तीसरा उस पर डिपेंडेंट खत्म, तो इस तरह से तो धीरे धीरे इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। आई होप बच्चों ये समझ पा रहे हैं आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which is our correct regarding ecosystem services, बेटा ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा मुझे को डिस्कस भी करना है, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट बाय वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज। बच्चों इकोसिस्टम वाले चैप्टर में लास्ट में इकोसिस्टम सर्विसेज दिया हुआ है, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसमें आपसे जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि टोटल इकोसिस्टम की कॉस्टिंग की थी रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने, और कितना उसका जो है प्राइस टैग था, ये आपको ध्यान रखना है। और पर जो यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं उस पर कितना जो है कॉस्टिंग की गई, ये आपको देखना है। तो आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट बाय वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर अबाउट 50%, बिल्कुल सही है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द, ये आपको याद रखना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब एंटरटेनमेंट, एंड न्यूटन साइकिलिंग आर लेस देन 10% ईच, लेकिन लेस देन 10% टोटल नहीं दिया है ना, इससे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बच्चों, ध्यान से सुन लो। लेस देन 10% टोटल दिया हुआ है ये गलत, लेकिन टोटल नहीं है तो ईच हम मान सकते हैं, राइट, ओनली तो नहीं दिया है ना।
द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6% ईच, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। ये सीधे सीधे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को रखने का पर्पस बच्चों मेरा इतना है कि आप उसको भी ध्यान से पढ़ें। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा उन्होंने प्राइस टैगिंग की थी कि $33 ट्रिलियन अगर रख दिया जाए और उसकी वैल्यूज पर स्टेप पे देखी जाए तो सॉइल का फॉर्मेशन लगभग टोटल कॉस्टिंग का 50% माना जा सकता है। जो अदर जैसे रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, आप लोग कोई वाइल्ड लाइफ पार्क जाते हो, सफारी पार्क जाते हो, जू जाते हो, बोटानिकल गार्डन जाते हो, तो उनके लिए आप लोग बच्चों टिकट लेते हैं और इन टिकट के थ्रू जो है ये कॉस्टिंग निकाली जाती है, राइट। कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड अबाउट 6%, ये भी सही है। अब आप कहोगे मैम यहाँ ईच गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, टोटल भी तो गिवन नहीं है ना, इससे मान सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर बच्चों जो यहाँ पे होगा ए बी सी तीनों ही है, तो ऑप्शन जल्दी चेक करो, ये आ जाएगा ए बी सी, तीनों करेक्ट है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में ओके, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। ये आपको एनर्जी का पिरामिड दिया हुआ है बच्चों, 10,000 जूल एनर्जी है और इससे केवल जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है 10% अकॉर्डिंग टू लिंडमैन। लिंडमैन ने जो है 10% एनर्जी कंसेप्ट दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफर जब एक ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होता है बच्चों, कुछ एनर्जी का लॉस है। थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉस जनरेट होते हैं बच्चों, यहाँ वो एप्लीकेबल है। यहाँ पर फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, राइट। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकंड लॉ सेज दैट, या अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, when energy transferred from one to other trophic level, some amount of energy is lost as heat, which increase the entropy, यानी सिस्टम की रेंडमनेस को इंक्रीज कर देता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तभी तो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। काफी हद तक एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लूज हो रही है बच्चों, ठीक है। तो सेकंड लॉ भी एप्लीकेबल है। तो ये 10% लैंडमैन ने दिया था, 10% एनर्जी लॉ का जो है वो लैंडमैन, ये इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको जो ऑब्जर्व किया और उनके अकॉर्डिंगली एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे बच्चों जो एनर्जी का ट्रांसफर है ओनली 10%, राइट। अब इसको जल्दी चेक करो विच वन इज इनकरेक्ट, यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, इनकरेक्ट है, जल्दी से अंडरलाइन कर लिया करो आप। प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इनटू एनपीपी, बिल्कुल सही है बेटा। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं टोटल सोलर एनर्जी का 1% ही कंज्यूम करते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिक्रीज्ड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता जाएगा देखो एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। If ecosystem is managed as an open ecosystem, there will be no loss of energy. ये रॉन्ग है बच्चों, ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो एनर्जी का लॉस तो होगा ही हीट के फॉर्म में, है ना। सेकंड लॉ तो एप्लीकेबल है, इससे ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर हमें रॉन्ग फाइंड करना था, इससे करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, यस 15 में देखते हैं which of the following is are correct with respect to ecological succession, हमें करेक्ट फाइंड करना है बच्चों, ये ध्यान रखना। An important characteristic of all communities is that composition and structure constantly change in response to changing environmental condition, बिल्कुल सही है बच्चों स्टेटमेंट कि किसी भी अगर लेवल पे हम लोग देखें या कहीं भी देखें कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी कम्युनिटी की या उसका कंपोजिशन देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होंगे ये भी चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मान लो ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगी तो डिकम्पोजर ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, है ना। हो सकता है कि इतने न्यूट्रिएंट सॉइल में हो कि प्रोड्यूसर ज्यादा डेवलप है, तो उन पर डिपेंडेंट जो कंज्यूमर है वो ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, दीज चेंजेस इन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियली विद द चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। जो आउटर फिजिकल एनवायरनमेंट है जैसे जैसे चेंजेस उसमें हो रहे हैं वैसे ही सीक्वेंशियली ऑर्डरली चेंजेस जो हैं वो कम्युनिटीज में होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि एनवायरनमेंट से ही ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होता है। These changes leads finally to community that is called climax community, मतलब जो चेंजेस हो रहा है फाइनली जो लास्ट में कम्युनिटी बनी
उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, है ना। लास्ट में जो बनी वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो स्टार्टिंग में बनी वो क्या बनी, इसको कहते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में बनने वाली कम्युनिटी को पाइनियर कम्युनिटी, और जो इनके बीच में आते गए और दूसरे के थ्रू रिप्लेस होते गए उन्हें सीरियल कम्युनिटी कहते हैं, राइट। चलो तो जल्दी से इसमें देखो, जैसे मान लो मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बच्चों जैसे मान लो मैंने कहा पाइनियर वेजिटेशन है, पाइनियर, ठीक है, ये पाइनियर वेजिटेशन है। अब जो लास्ट तक डेवलप होते होते यहाँ तक पहुंचा, इसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, ठीक है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो बच्चों ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो गई। अब इसके बीच में जो कम्युनिटीज आई और रिप्लेस होती चली गई, जैसे ये है, इनको हम कहते हैं सीरियल कम्युनिटी। सीरियल कम्युनिटी मतलब सीरियल ये आती गई और जाती गई, है ना, सीरियली आती गई और जाती गई, रिप्लेस होती गई, दूसरे को इन्होंने रिप्लेस किया, इनको खुद किसी ने रिप्लेस कर दिया, तो इन्हें हम सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। इससे स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर्ड एरिया आर कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दिस इज रॉन्ग। बच्चों यहाँ क्लाइमेक्स कम्युनिटी की जगह पाइनियर कम्युनिटी आपको कहना चाहिए था। क्लाइमेक्स कम्युनिटी की जगह आपको क्या कहना चाहिए था, ये बच्चों पाइनियर कम्युनिटी है, ये कभी क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं होती। तो स्टेटमेंट डी जो है ये रॉन्ग है, तो ए बी सी करेक्ट है। 15th का बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, ए बी सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बाय डी इज रॉन्ग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium present in the ecosystem at any given time। बेटा शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन लो। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहा है कि if amount of inorganic substance in per unit area in a given time is called standing state। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या लिविंग मैटर होता है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते तो इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर ये स्टैंडिंग क्रॉप है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, इससे बच्चों ये क्या होगा, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट को एनसीईआरटी ने कैसे डिफाइन किया है, आपको लिखना है अमाउंट ऑफ inorganic nutrients, inorganic substance or nutrient per unit area in a given time। ठीक है, इसको हम कहते हैं यहाँ स्टैंडिंग स्टेट है। और सेकंड अगर स्टैंडिंग क्रॉप कहोगे बच्चों तो आपको कहना है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह दो या लिविंग सब्सटेंस कह दो, ठीक है, लिविंग सब्सटेंस पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। बहुत बार बच्चों नीट में ये रिपीट हुआ है। थर्ड है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, दैट्स इट। डी बच्चों जो आता है वो आता है रिजर्वॉयर ऑफ गैसियस साइकिल। रिजर्वॉयर ऑफ गैसियस साइकिल तो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई सारी गैसियस तो है नहीं। कैल्शियम देखो सेडिमेंट्री साइकिल है, फॉस्फोरस देखो तो गैसियस सेडिमेंट्री दोनों ही है ना। इसी तरह कार्बन है बच्चों, गैसियस साइकिल है, सारी तो गैसियस नहीं है ना। इससे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग है और स्टैंडिंग स्टेट विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब बेयर्ड रॉक इज एक्सपोज फॉर कॉलोनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बेयर्ड रॉक्स का मतलब होता है बच्चों जिस रॉक पे कभी कोई वेजिटेशन ना हो। मान लो कोई रॉक्स है, इस पे कोई वेजिटेशन कभी है ही नहीं, ठीक, तो सबसे पहले कौन ग्रो करता है बच्चों, लाइकेन। लाइकेनोलिनिक एसिड सिक्रीट करता है। आपको नाम नहीं जानना लाइकेन का क्या है, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपको सिर्फ ये बताना है लाइकेन ग्रो करता है जो लाइकेनोलिनिक एसिड सिक्रीट करके रॉक्स को थोड़ा कोरोड करके उसको सॉइल में कन्वर्ट करता है, पूरा अच्छे, राइट। लाइकेन्स के बाद बच्चों आते हैं मॉसेज, वो सॉइल में तो कन्वर्ट करता ही करता है, इसके साथ साथ मॉइस्चर भी इंक्रीज करता है। उसके बाद आ जाती हैं हर्ब्स, ठीक है, ग्रासेस हैं, हर्ब्स हैं, ये सब आ जाएंगे, ये हो गए ग्रासेस। ग्रासेस के बाद बच्चों फिर आ जाता है हर्ब्स, और हर्ब्स के बाद फिर तो आप बता दोगे श्रब है, देन ट्रीज है, श्रब्स या स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं, और उसके बाद बच्चों आ जाता है ट्रीज, ठीक, ये फॉरेस्ट है। ये है यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन कि एक वो बेयर्ड एरिया जहाँ कभी कोई वेजिटेशन नहीं थी, आज वो डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक चीज और ध्यान रखना, ये तो हम लोगों ने जीरो मतलब ज़ीराट सक्सेशन देखा, मतलब जहां वाटर कम था एकदम ड्राई रीजन से देखा तो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना। वैसे ही बच्चों आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आपने वाटर बॉडी लाइक ओशन से स्टार्ट किया या मान लो किसी पॉन्ड से स्टार्ट किया,
तो पॉन्ड से स्टार्ट करते करते बच्चों अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी जो है फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको पॉन्ड से स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये फॉरेस्ट में बच्चों कन्वर्ट होता है तो यहाँ पॉन्ड से ये भी क्या बना लेगा, ट्रीज या फॉरेस्ट बना लेगा। तो अल्टीमेटली चाहे कंडीशन ड्राई रही हो या बहुत ज्यादा एक्वेटिक रही हो, दोनों कंडीशन क्या है, मिसिक कंडीशन में आ जाएंगे, दोनों मिसिक कंडीशन में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपसे पूछा गया है, मिसिक कंडीशन तक दोनों पहुंच जाते हैं, राइट। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइकेन्स है, देन फर्न्स है, देन मॉसेस। गलत है बेटा, फर्न इसकी जगह और मॉसेस इसकी जगह आने चाहिए थे, ये गड़बड़ है। नेक्स्ट आ जाओ, फर्न्स बिल्कुल गलत है, हमें तो लाइकेन से स्टार्ट करना है क्योंकि लाइकेन्स यहाँ दिया है, बिल्कुल गलत है, हम आगे सोचेंगे ही नहीं। यहाँ भी लाइकेन्स है, इसको हमें सोचना ही नहीं। यहाँ देखिए लाइकेन्स, ये देखिए बिल्कुल दिया हुआ, कई बार आ चुका है। मॉसेस ये हो गई, देन फर्न्स हो गए, ग्रासेस हैं, हर्ब्स हैं, या फर्न्स मान सकते हैं आप, और देन उसके बाद हर्ब्स आ गई, ये हो सकती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर बच्चों हो गया डी। भाई फंड वही लिखोगे ना जहाँ फंड होगा, सब जगह तो फंड है नहीं, इसे तो जनरल वे में इस तरह से दिखाया जाता है। क्लियर, तो बच्चों करेक्ट आंसर विल बी डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जर्व करो जल्दी से। डेटा कलेक्टेड आफ्टर सर्वे इन एन एवरग्रीन फॉरेस्ट पैचेस, कि भाई वहां ट्री जो है वो 425 है, प्राइमरी कंज्यूमर 2,80,000 है, सेकेंडरी कंज्यूमर 2,05,000 है। Which of the following pyramid of biomass? बायोमास, यस। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको दिया क्या गया है, नंबर दिया गया है। डेटा कलेक्टेड एट सर्वे इन एवरग्रीन फॉरेस्ट पैचेस, बच्चों ये सारा आपको क्या दिया गया है, ये सारा आपको नंबर दिया गया है, राइट। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बायोमास। बात समझ आई, नंबर दिया गया है लेकिन बायोमास पूछा गया है। अब आप सोचो 425 ट्रीज हैं और इतने सेकेंडरी कंज्यूमर भी उसके बराबर नहीं हो सकते जितने ट्रीज है। एक एक ट्री कितना बायोमास वाला होता है आप सोचो। तो 425 ट्रीज तो बच्चों बहुत ज्यादा बायोमास बनाते हैं। उसके बाद इन पे बर्ड्स मान लो, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है हॉक्स मान लो, कितना भी कम होगा। तो हमेशा इसका पिरामिड बच्चों क्या होगा, अपराइट होगा। तो जो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे आएगा वो आएगा डी, दिस वन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यस बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोर्स एंड द डीकंपोजर इज कॉल्ड। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पे बायोमास जो अवेलेबल है कंजप्शन के लिए, किसके लिए, हर्बीवोर्स के लिए। ठीक है, बायोमास अवेलेबल, यहां से हम लोग देखते चले, ये बायोमास, ये है बच्चों बायोमास अवेलेबल। ठीक, बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन बाय हर्बीवोर्स। मैंने कहा था टोटल जो फूड बन रहा है प्लांट में बच्चों, वो क्या होगा, किसी भी प्लांट में जो टोटल फूड की सिंथेसिस हो रही है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। देन प्लांट यूज करता है अगर अपने लिए, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, अगर प्लांट इसमें से अपने लिए रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को यूज कर लेता है, उसके बाद बचा हुआ उसका स्टोर्ड प्रोडक्ट नेक्स्ट जो है ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होगा फॉर कंजप्शन। क्लियर, इसका मतलब यह है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे करूं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच्चों क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन वो है जिसे प्लांट अपने लिए रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी के फॉर्म में यूज कर रहा है। तो बचा हुआ फूड तो यही उसके पास है जो उसको अवेलेबल है ना। एंड दिस फूड विल बी अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इट इज अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ऑब्वियसली बच्चों नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है क्या इसमें, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है क्या, ऑब्वियसली नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल बच्चों क्या है, यहाँ पर हर्बीवोर्स है। तो जो करेक्ट आंसर 19 में आएगा बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी विल ऑलवेज बी एट एनिमल लेवल। ठीक है, एट एनिमल लेवल, एनिमल लेवल पे जब हम लोग देखते हैं तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। स्टैंडिंग क्रॉप तो चीज ही अलग हो गई, टोटल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप है, ओके स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, टोटल ऑर्गेनिक सब्सटेंस और लिविंग मैटर इन अ गिवन एरिया एंड इन अ गिवन टाइम। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच्चों आपको मालूम है, टोटल फूड सिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर, टोटल फूड सिंथेसिस, टोटल फूड सिंथेसिस
टोटल फूड सिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है बच्चों, तो प्रोड्यूसर्स के जो थ्रू जो टोटल फूड सिंथेसाइज हो रहा है, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैंने यहाँ पे लिखा है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसमें 20। ओके 20 क्या है बच्चों? द मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कार्बन इज फाउंड, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन होता कहाँ है? आपको एक डेटा बच्चों एनसीईआरटी ने दे रखा है यहाँ पर। कार्बन का अगर अमाउंट देखें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए कुछ पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन कंस्टिट्यूट कितना है बच्चों? 49% ऑफ टोटल बॉडी है, बॉडी वेट है। इसके अलावा अगर मैं एटमॉस्फेयर में देखूं, एटमॉस्फेयर बच्चों, एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो यहाँ के जो कार्बन है वो क्या है? 1% है। और इसके अलावा बच्चों अगर मैं ओशंस में देखूं, ओशंस, तो ओशंस में यही कार्बन कितना हो जाएगा? 71%, राइट। तो टोटल कितना कार्बन है यहाँ पर जो कि अवेलेबल है? तो कार्बोनेट, यहाँ मैं देखूं एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, नो, इट इज ओनली 1%, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात बच्चों अगर हम लोग कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में ये देखिए इस तरह से प्रेजेंट है, एज बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस डिसॉल्व इन द ओशंस, दिस आंसर विल बी करेक्ट। एज कार्बोनेट मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसको छोड़िए, सेडिमेंट्री रॉक्स में इतना ज्यादा नहीं होता बच्चों। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के फॉर्म में कहाँ होता है? डिसॉल्व ओशंस में होता है, ये ओशंस लिखा हुआ है। इससे करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी। चलिए बच्चों इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जल्दी से हम लोग इसमें मैचअप्स करते हैं। मैचअप्स किस तरह से है इसको देखिए। प्राइमरी सक्सेशन बच्चों, प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जहां पर बेयर्ड एरिया हो, जिसपे कभी कोई वेजिटेशन पहले ना हुई हो, ठीक, उससे प्राइमरी सक्सेशन, वहां वेजिटेशन का डेवलप होना प्राइमरी सक्सेशन है। तो इसको हम मैच करेंगे यहाँ से, कम्युनिटी दैट हैज कम्युनिटी कम्युनिटी विच कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, न्यू इन्वायरमेंट में कॉलोनाइजेशन है बच्चों, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। प्राइमरी सक्सेशन, कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू इन्वायरमेंट, न्यू इन्वायरमेंट में न्यू कॉलोनीज का डेवलप होना, अब इसी प्राइमरी सक्सेशन हो गया। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है बच्चों? ऐसी कम्युनिटी जिसको कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस ना कर पाए, यानी फाइनल जो वेजिटेशन डेवलप हुई है उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। चलिए तो ये हो गया यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये सक्सेशन कंप्लीट कर रहा है। देन कंज्यूमर बच्चों, कंज्यूमर एनिमल्स होते हैं, यानी मैमल्स में आप करेक्ट आंसर करेंगे। और प्रोड्यूसर सारे जो फोटोसिंथेसिस या फूड सिंथेसाइज करने चाहे कीमोसिंथेटिक के थ्रू है, इनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। तो करेक्ट आंसर डाई एटम्स है, राइट। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देखेंगे, फर्स्ट का सी हो गया, सेकंड का बी हो गया, थर्ड का डी, राइट। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, राइट। अब ऐसा हुआ क्यों? जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ बच्चों यहाँ पर एक बेयर्ड एरिया है, राइट, बेयर्ड एरिया, ये बेयर्ड एरिया है। इस बेयर्ड एरिया पे, यानी बेयर्ड रॉक्स कहती हूँ, जहाँ पे पहले कोई वेजिटेशन थी ही नहीं, राइट। अब इससे सबसे पहले बच्चों जो डेवलप होती है वो पाइनियर वेजिटेशन है। ऑल मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से एक बार यहाँ बता दूं, पाइनियर वेजिटेशन में उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पहले क्वेश्चन नहीं चेक कर रहे, हो सकता है इन्हें प्रॉब्लम इसमें हो, तो उनके लिए फिर से एक बार मैं बताती हूँ। पाइनियर वेजिटेशन के बाद बच्चों सबसे लास्ट में जो डेवलप होती है उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ओके। तो बच्चों ये जो है यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो हो गया ये ए है, क्योंकि हमने प्राइमरी सक्सेशन को तो सही किया कि भाई बेड एरिया है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो है जो सबसे लास्ट में डेवलप है, उसके बाद उसकी कोई डेवलप नहीं होगा, ये हो गया। कंज्यूमर हमेशा एनिमल लेवल पे और प्रोड्यूसर हमेशा जनरली प्लांट लेवल पे, कुछ प्रोटीन और कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 22। ओके बच्चों यहाँ देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड वो पिरामिड होते हैं जिसमें हम लोग प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स हैं, इन सबका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर, इन टर्म्स ऑफ देयर बायोमास एंड इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी, राइट। चलिए तो इसमें अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे बोले इकोलॉजिकल पिरामिड, सबसे पहले इसको किसने डिस्क्राइब किया था बच्चों? इसको एल्टॉन ने, चार्ल्स एल्टॉन ने डिस्क्राइब किया था, इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ आपको लिखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म, graphical representation of living organisms at different trophic level, at different trophic level, trophic level, right? अब किस सेंस में हम लोग इसको देखिए कौन सा डेटा कंसीडर करें, तो आपको कहना है in terms of their number, biomass and energy। बच्चों या तो हम लोग एनर्जी को कंसीडर करेंगे या हम लोग बायोमास को कंसीडर करेंगे या हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पर नंबर, राइट? तो इसके बेसिस पे बच्चों अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स का, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड है। बच्चों इसमें एक स्टेटमेंट और आपको लिखना है, टॉप कंज्यूमर्स ऑलवेज विल बी एट द टॉप। और जो यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं उनको कहाँ रखा जाता है? ऑलवेज एट बॉटम। प्रोड्यूसर्स, बच्चों प्रोड्यूसर्स को कहाँ रखा जाएगा? हमेशा बॉटम में रखते हैं, बॉटम, ठीक है? तो बॉटम में प्रोड्यूसर्स को रखा गया। यानी आपने बच्चों जो पिरामिड बनाया वो पिरामिड इस तरीके का पिरामिड है। ये देखिए यहाँ अगर मैं इस पिरामिड की बात कर रही हूँ तो यहाँ देखिए ऐसे ऐसे आपने पिरामिड बनाया और अलग अलग लेवल पे इसको डिस्क्राइब किया, ठीक? अब डिस्क्राइब कैसे किया भाई? यहाँ पे तो प्लांट्स हो गए, ये प्लांट्स है, ठीक है? प्लांट्स को जो है यहाँ पे आप कह सकते हो खाने वाली बर्ड्स हैं, राइट? अब बर्ड्स को खाने वाले हॉक्स हो सकते हैं जो डेड हो गई हैं, या आप पैरासाइट सकते हो, तब तो फिर पिरामिड का शेप ही चेंज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों अगर हम लोग करेक्ट आंसर देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर ऑलवेज ऑक्यूपाइड द बेस ऑफ पिरामिड, बिल्कुल पिरामिड के बेस पर ये होता है। इससे करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा यहाँ पर ए, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे देखो क्या दिया हुआ है, एनर्जी पिरामिड्स ऑफ एन इकोसिस्टम टेंड टू डिमिनिश एट हायर ट्रॉफिक लेवल। क्यों डिमिनिश हो जाती है एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल पे? दिस इज बिकॉज एट ईच सक्सेसिव लेवल। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉज एप्लीकेबल हैं। एक तो फर्स्ट लॉ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। और सेकंड थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या है बच्चों? ये कहता है दैट व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अदर some amount of energy lost as heat which increase the entropy, right? तो सेकंड ये है, सेकंड लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल। आपको यही पूछा गया है कि एनर्जी पिरामिड ऑफ एन इकोसिस्टम टेंड टू डिमिनिश, क्यों डिमिनिश होती जा रही है? एट हायर ट्रॉफिक लेवल। बच्चों हायर ट्रॉफिक लेवल पे क्यों डिमिनिश हो रही है? दिस इज बिकॉज एट ईच सक्सेसिव लेवल, हर एक सक्सेसिव लेवल पर होता क्या है, एनर्जी ऑर्गेनिज्म बिकम स्मॉलर, ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ के स्मॉल होते जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसे सोचो ना कि एक वेजिटेशन है, उसको खाने वाला रैबिट है, रैबिट को खाने वाला फॉक्स है, फॉक्स को खाने वाला वुल्फ, उसको लायन या टाइगर जिसका साइज बड़ा है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ऑर्गेनिज्म बिकम स्मॉलर, ये रॉन्ग है। एनर्जी इज स्टोर्ड एंड देयरफॉर लेस पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। एनर्जी स्टोर हो रही है और नेक्स्ट लेवल पे पास हो रही है, ये भी कोई मतलब नहीं हुआ। एनर्जी इज बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यूअर एंड लार्जर ऑर्गेनिज्म, ये भी रॉन्ग है बच्चों। कंसंट्रेटेड क्या हो जाना है? एनर्जी तो एनर्जी है, किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है तभी इसकी वैल्यू कम नहीं होती है। एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट, करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। क्यों ऐसा है बच्चों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिंडमैन, यहाँ आप लिखेंगे यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू लिंडमैन, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन, लिंडमैन। बच्चों लिंडमैन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ओनली 10% energy, only 10% energy is transferred to next trophic level, next trophic level। ठीक है बच्चों, तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हो रही है केवल 10%,
और रेस्ट एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में लूज हो रही है। यहाँ आप लिखोगे रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी या रेस्ट एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, लॉस्ट एज हीट विच इंक्रीज द एंट्रोपी। और कुछ अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिज्म खुद भी यूज करता है। ठीक है, इससे करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, ये भी डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ओके, which of these ecosystem has a lowest primary productivity per square meter? बच्चों लोवेस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर स्क्वायर मीटर किसकी हो सकती है, इसको चेक करते हैं। सॉल्ट मार्शेस है, ग्रासलैंड है, ओपन ओशन हो सकती है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि बच्चों ओपन ओशन न्यूली एक्सपोज ओशन को कहते हैं। ओपन ओशन कह दीजिए या इसको कहते हैं न्यूली एक्सपोज ओशन। तो न्यूली एक्सपोज ओशन जो है इसके लिए ये टर्म यूज हुआ है, एन ओपन ओशन। तो वहां पर प्रीवियसली कोई वेजिटेशन नहीं है, सक्सेशन होना भी बाकी है बच्चों, इससे लीस्ट प्रोडक्टिविटी में क्या आ जाएगा, ओपन ओशन। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो हाईएस्ट होता है, आपको पता ही है। अब न्यूली एक्सपोज ओशन की खास बात क्या है, यहाँ पर अभी सक्सेशन होना है बच्चों, सक्सेशन हैज टू अकर, यानी यहाँ पर अभी वेजिटेशन को डेवलप होना है। अगर कोई वेजिटेशन डेवलप हो भी गई तो बहुत सिंपलेस्ट टाइप है, इसको जो है एडवांस स्टेज में जाने के लिए अभी मल्टीपल स्टेप्स से पास होना पड़ेगा। बहुत सारी वेजिटेशन आएंगी और रिमूव होती जाएंगी, फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होगी। तो ओपन ओशन में बहुत सारा ये इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, इसको बच्चों कहते हैं यहाँ पर इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। क्लियर? तो बच्चों ये इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। फाइन, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। When a forest that is destroyed by fire and again occupied by herbs in the initial stage, this is an example of। बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर कहीं फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड हो जाए या फ्लड आ जाए या कोई भी इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है और पहले से प्रीवियसली वेजिटेशन है, तो उसके बाद जो सक्सेशन होता है दे आर कॉल्ड, या इस टाइप के सक्सेशन को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन रॉन्ग है, ऑटोजेनिक सक्सेशन रॉन्ग है, सेकेंडरी सक्सेशन इसको कहेंगे क्लाइमेक्स स्टेजेस रॉन्ग। प्राइमरी सक्सेशन क्या है, व्हेन सक्सेशन अकर्स इन ऑन बेयर्ड एरिया। प्राइमरी सक्सेशन क्या है, यहाँ लिखिएगा अकर्स ऑन बेयर्ड एरिया, ऐसा एरिया जहां पे वेजिटेशन ना हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या है, when any community is replaced by the environmental factor which developed itself by the previous community। अगर कोई ऐसी कम्युनिटी जो कि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दे कि वो खुद ही उसको रिप्लेस कर दे, तो इसको क्या दिया जाता है, ऑटोजेनिक सक्सेशन। मतलब उसकी खुद की सक्सेशन का जो रीजन था, उसके खुद की रिप्लेसमेंट का रीजन वो खुद है, उसने ऐसा एनवायरमेंटल चेंजेस कर दिए कि उसको खुद ही रिमूव हो जाना पड़ा। दिस इज कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो आपको कहना पड़ेगा cause of removal of community, cause of removal of community by their own through changing in environment, through causing changes, लिखिएगा, through causing changes in environment, right? चेंजेस इन एनवायरमेंट, इसका मतलब ये बच्चों मैं क्या नोट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं नोट कर रही हूँ कि क्यों वो कम्युनिटी रिप्लेस हुई, क्योंकि वो कम्युनिटी खुद के रिप्लेसमेंट का रीजन खुद है। क्यों है, उसने ऐसे एनवायरमेंट में चेंजेस ही कर दिए कि वो एनवायरमेंट इसी को रिप्लेस कर देता है। दिस इज कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन। लेकिन अगर एनवायरमेंट में अपने आप कोई ऐसे चेंजेस हो जाए कि उसी कम्युनिटी को रिप्लेस कर दे, तो इसको क्या दिया जाता है यहाँ पर, यहाँ ऑटोजेनिक की जगह आप हेटेरोजेनिक सक्सेशन बोल सकते हैं, एलोजेनिक सक्सेशन, लेकिन ये ऑटोजेनिक खुद का रीजन वो खुद है रिप्लेसमेंट का। चलिए बच्चों ये जो है यहाँ पर एंड हुआ। आई होप कि आपका इकोसिस्टम का चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, और मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल।